नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस संवाद में हम लोग आलोचना की भूमिका पर चर्चा करेंगे। एमएलटी कॉलेज के अपने विद्यार्थी मित्रों को बताऊं कि यह स्नातकोत्तर हिंदी के CC1 का अंश है। पिछले संवाद में भी हम लोगों ने आलोचना और उसकी भूमिका पर किंचित चर्चा की थी। आज के इस संवाद को पिछले संवाद का पूरक समझा जाए। प्रजापति ब्रह्मा अपनी दृष्टि से इस संसार की रचना करते हैं और साहित्यकार इस जीवन को समझने के लिए इस पृथ्वी के ब्रह्मा का कार्य करता है। एक रचनाकार की रचना के माध्यम से हम इस जीवन को समझते हैं। रचनाकार अपनी रचना के द्वारा इस जीवन को देखता है, समझता है और अपने मनोनुकूल संसार के निर्माण का स्वप्न भी देखता है। यदि रचना इस जीवन को समझने का माध्यम है, तो आलोचना उस रचना के द्वारा दिखाए गए जीवन को समझने का एक बेहतर माध्यम है। आलोचना द्वारा उस जीवन की तस्वीर और साफ होती है जो किसी रचना से उभरती है। रचनाकार जो रचना करता है, आलोचक उसका विश्लेषण कर, उसका मूल्यांकन कर, उसे समझने के लिए एक बेहतर परिदृश्य निर्मित करता है। जिस प्रकार एक रचनाकार या कलाकार साहित्य रचना के लिए जीवन को साहित्य के सापेक्ष में देखता है, वह जीवन के संदर्भ में देखता है, साहित्य के संदर्भ में जीवन को देखता है और फिर उसके अनुकूल रचना करता है। वैसे ही एक आलोचक के लिए जीवन के संदर्भ में स्थित वह साहित्य महत्वपूर्ण है। जैसे रचनाकार के लिए साहित्य के संदर्भ में देखा गया जीवन महत्वपूर्ण है, वैसे ही आलोचक के लिए जीवन के संदर्भ में साहित्य को देखना महत्वपूर्ण है। उस जीवन और रचना परंपरा को देखते हुए वह किसी रचना का तार्किक विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करता है और उसका मूल्यांकन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य और साहित्यिक अध्ययन ये दो अलग अलग चीजें हैं। साहित्य है रचना और साहित्यिक अध्ययन है आलोचना। स्वाभाविक है कि साहित्य के इस अध्ययन के लिए हमें उसके सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। साहित्य की विवेचना किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही संभव है और इस साहित्यिक अध्ययन के लिए एक व्यवस्था भी आवश्यक है। तो इस साहित्य के इस व्यवस्थित अध्ययन को ही आलोचना कहते हैं। अलग अलग युग में
आलोचना के सिद्धांत बदलते रहे हैं और उसकी संज्ञाएं भी बदलती रही हैं। कभी हम इसे साहित्य शास्त्र कहते हैं, कभी काव्य शास्त्र कहते हैं, कभी अलंकार शास्त्र कहते हैं, तो कभी आलोचना शास्त्र कहते हैं। पिछले संवाद में भी हम लोगों ने आलोचना, समालोचना, समीक्षा जैसी विविध संज्ञाओं का अध्ययन किया था। एक है कविता करने की प्रतिभा, काव्य रचने की प्रतिभा, यानी कवित्व प्रतिभा, और दूसरी प्रतिभा होती है भावकत्व प्रतिभा, उस रचना को समझने की प्रतिभा। दोनों प्रतिभाएं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, दोनों की अपनी विशिष्टता है। रचना करने के लिए एक विशेष भाव, एक विशेष प्रेरणा, एक विशेष प्रतिभा की आवश्यकता होती है, तो उस रचना को समझने के लिए भी एक अलग प्रकार की विशिष्टता आवश्यक है। जैसे हर व्यक्ति रचनाकार नहीं हो सकता, हर व्यक्ति चाहे तो हाथ आजमा सकता है, कुछ तुकबंदी की जा सकती है, कुछ गद्य लिखा जा सकता है, परंतु हर लेखक कृतिकार या रचनाकार नहीं होता। वैसे ही हर पाठक आलोचक नहीं हो सकता। रचना है तो उसके पाठकों का स्वागत होगा। रचना का अंतिम उद्देश्य पाठक प्राप्त करना है, परंतु हर पाठक आलोचक हो यह आवश्यक नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि कवित्व प्रतिभा और भावकत्व प्रतिभा एक है, दोनों ही कवि हैं, और जो कविता को समझते हैं वह विशिष्ट कवि हैं। परंतु अब यह मान्य हो गया है कि कवित्व से भावकत्व अलग है। रचना का विषय शब्द रचना है, तो आलोचना का विषय उस रस का आस्वादन करना है। जो रचना करते हैं वह रचनाकार हैं, जो उस रचना को समझते हैं वह विद्वान हैं, आलोचक हैं। कवि करोति काव्यम रसम जानाति पंडितः, जिसमें पांडित्य है, विद्वता है, वह उस रचना के रस को बेहतर तरीके से समझ सकेगा। और जिस प्रकार एक मत यह है कि उस रचना को समझने वाला विद्वान है, प्रातिभ है, उसी प्रकार एक दूसरे छोर पर एक मान्यता है कि हर असफल कवि आलोचक होता है। ऐसे उदाहरण मिलते हैं। हिंदी आलोचना में भी कुछ प्रमुख आलोचक ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कविता से की थी और बाद में आलोचना के क्षेत्र में उनका पदार्पण हुआ। परंतु यह कोई सिद्धांत नहीं, यह केवल एक खीज कही जा सकती है, एक आरोप कहा जा सकता है। यह मत न पहले मान्य था न अब मान्य है कि हर असफल कवि आलोचक होता है। इसकी चर्चा कर दी गई कि हमें एक क्षण के लिए भी
इस मान्यता को स्थान नहीं देना चाहिए। वास्तव में आलोचक रचना और पाठक के बीच एक सेतु का कार्य करता है। वह रचना के विविध स्तरों, संदर्भों, रचना की विभिन्न छवियों को पाठक के सामने उपस्थित करता है। इस प्रकार वह रचना की विशेषताओं को पाठक तक पहुंचाता है और यह संवाद एक तरफा नहीं होता। वह पाठक की कठिनाइयों को भी रचनाकार तक पहुंचाता है, जिससे भावी रचनाकार अपनी रचना क्रम में उन कठिनाइयों को दूर कर सकें या उन कठिनाइयों को समझते हुए अपनी रचना कर सकें। एक आलोचक की विविध भूमिकाएं होती हैं। एक पाठक के रूप में वह रचना को समझता है, वह सराहना करने वाला भी होता है, रचना की विशिष्टताओं पर अंगुली रखता है, उनकी प्रशंसा करता है, वह स्वीकृति भी देता है किस प्रकार की रचनाएं होनी चाहिए, किस प्रकार की रचनाएं उपयोगी हैं, अनुपयोगी हैं, इसका भी निर्णय देता है। अर्थात रचना के गुण दोष का विवेचन कर वह स्वीकृति देता है और साथ ही वह इस अर्थ में भी शास्ता होता है कि वह एक रास्ता तय करता है जिस रास्ते पर रचना परंपरा को चलना है या युग विशेष के लिए रचना का कौन सा पक्ष ज्यादा बेहतर है, इसका भी मूल्यांकन वह करता है और वह पूरी काव्य परंपरा के का नियामक भी होता है, वह निर्णायक भी होता है। जिस प्रकार वह काव्य की विशेषताओं को सराहता है, उसी प्रकार यदि रचना में कोई कमी होती है तो उस पर अंगुली रखना भी उसका विशेष कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार एक आलोचक की कई भूमिकाएं होती हैं। वह पाठक भी है, सराहक भी है, स्वीकृतिदाता भी है, निर्णायक भी है। वस्तुतः रचना और आलोचना ये दोनों समानांतर क्रियाएं हैं। जब इन्हें समानांतर क्रिया कहा जा रहा है तो इसके दो संदर्भ हैं। एक तो रचना के साथ साथ आलोचना उसे समझने का प्रयास करती है और दूसरे इसके साथ यह भी प्रश्न उठ जाता है कि प्रमुख कौन है, रचना या आलोचना। दूसरे शब्दों में प्राथमिक कौन है, रचना या आलोचना। एक सामान्य बुद्धि कहती है कि स्वाभाविक है कि पहले रचना आएगी तब आलोचना की भूमिका प्रारंभ होगी। इसी संदर्भ में ध्यान आ गया कि जो पिछला संवाद हमने आलोचना पर किया था और जिसमें आलोचना की व्युत्पत्ति करते हुए देखना क्रिया के द्वारा उसे समझाया गया, तो मेरे एक आदरणीय गुरु स्थानीय का आदेश आया कि नहीं, आलोचना में जो लोचन है वह कवि की दृष्टि है। कवि अपनी दृष्टि से देखता है और आलोचना उस दृष्टि के पीछे चलकर उसे दिखाती है।
व्याकरणिक दृष्टि से यह ठीक है, परंतु इस दृष्टि में भी कवि की दृष्टि को प्राथमिक माना गया और आलोचक को उसके पीछे चलने वाला बताया गया। शुरू से ही यह प्रश्न भी आता रहा है, जैसे वह प्रश्न कि पहले मुर्गी पैदा हुई या पहले अंडा। उसी प्रकार यह सवाल भी कि पहले रचना है या पहले आलोचना। और जैसा कहते हैं कि जो सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूं मैं। हो सकता है कि प्राथमिक दृष्टि में लगे कि अरे पहले तो रचना है बाद में आलोचना, मगर आलोचकों की बात करते हुए देवी शंकर अवस्थी ने कहा है कि वास्तव में यह दोनों समानांतर क्रियाएं हैं। रचना पहले नहीं आई। पहली कलाकृति जब देखी गई तो जिसने वह कलाकृति देखी होगी उस भावक के पास भी कोई न कोई धारणा अवश्य विद्यमान थी। यानी उसके मन में कोई धारणा आई होगी और उस धारणा के आधार पर उसने पसंद या नापसंद किया होगा। और जब उसने जिसे पसंद किया तो उसको रचना के रूप में सामने रखा, जिसे नापसंद किया उसे नकार दिया। तो इसलिए रचना के बाद आलोचना का आना आवश्यक नहीं। पहली रचना के पीछे पहले भी एक धारणा आई, उस धारणा की समीक्षा मन ही मन हुई और उसके बाद रचना का प्रकाश हुआ। तो रचना और आलोचना एक दूसरे के आगे पीछे नहीं बल्कि एक दूसरे के समानांतर क्रियाएं हैं। स्कॉट जेम्स की किताब है मेकिंग ऑफ लिटरेचर। उसमें भी प्रथम कलाकार का विश्लेषण करते हुए बताया गया है कि पहले कलाकार ने अपनी कृति में समीक्षात्मक धारणा की ही अभिव्यक्ति की होगी। इस प्रकार रचना और आलोचना दोनों समानांतर क्रियाएं हैं और युग के साथ इन दोनों का विकास होता चला गया। जैसे जैसे परिस्थितियों में बदलाव आया वैसे वैसे रचना और आलोचना दोनों विकसित होती चली गई। आलोचना को समझने के लिए पिछले संवाद में कई परिभाषाओं का अध्ययन हमने किया था। अभी आज के संवाद में हमने देखा कि रचना है, उस रचना की एक धारणा है जिसके आधार पर रचना का प्रकाश हुआ और पुनः उस रचना के बाद उस रचना का अध्ययन है। यह अध्ययन एक सामान्य पाठक भी कर सकता है और एक विशेष पाठक भी कर सकता है, जिस विशेष पाठक को हम आलोचक कहते हैं। तो इस रचना के इस अध्ययन के लिए जिन सिद्धांतों को उपस्थित किया जाएगा उन्हें ही हम साहित्य शास्त्र कहते हैं। देवी शंकर अवस्थी ने आलोचना की परिभाषा देते हुए कहा कि समीक्षा रसबोध की बौद्धिक व्याख्या एवं मूल्यांकन है और इस व्याख्या एवं आकलन के लिए जिन सिद्धांतों को उपस्थित किया जाता है या भविष्य में जिन सिद्धांतों को उपस्थित किया जाएगा उन्हें ही हम साहित्य शास्त्र कहते हैं। यानी किसी भी रचना के अध्ययन के लिए एक पाठक की आवश्यकता है। वह पाठक उस रचना का अध्ययन करेगा, पर उस रचना का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष प्रकार की क्षमता चाहिए। आलोचना अपने पाठक को
इस क्षमता से संपन्न करती है। आलोचना के द्वारा पाठक को वो सिद्धांत प्राप्त होते हैं जिनके द्वारा रचना की व्याख्या की जा सकती है एवं रचना का मूल्यांकन संभव हो सकता है। और इस परिभाषा में जो रसबोध शब्द आया है, यह केवल काव्य शास्त्रीय शब्द नहीं है। यह रसबोध शब्द सौंदर्य बोध के साथ साथ जीवन बोध को भी इंगित करता है। एक काव्य का सौंदर्य भी स्पष्ट हो और उस काव्य से जिस जीवन का दर्शन हो रहा है वह दर्शन और सुस्पष्ट हो, यही आलोचना का कार्य है। यूं तो मनुष्य में एक चीजों से दूसरी चीजों को अलग करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। रंगों के बीच हम समीक्षा करते हैं, विभिन्न पदार्थों के बीच समीक्षा करते हैं, विभिन्न व्यक्तियों की हम समीक्षा करते हैं। किसी व्यक्ति की समीक्षा करते हैं तभी तो हम उसे अपना मित्र बनाते हैं, या इस आधार पर उसे बनाना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि इस अर्थ में तो हर प्रौढ़ व्यक्ति समीक्षक होता है। दैनिक जीवन में वह समीक्षा करता है और आलोचना से इसका संबंध जोड़ते हुए देवी शंकर अवस्थी ने एक सामान्य पर बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कपड़ों का। जब हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम उसे छूकर देखते हैं, उसके रंग देखते हैं, यह विवेचना करते हैं कि यह कपड़ा टिकाऊ होगा या नहीं होगा, इस कपड़े की क्या कमियां हैं, इस कपड़े की क्या विशेषताएं हैं। कोई मिठाई खरीदने जाते हैं, वहां भी हम ये आलोचना करते हैं कि इस मिठाई की क्या खासियत है। तो उसी प्रकार कोई कह सकता है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति कपड़ा खरीदता है, कोई व्यक्ति मिठाई खाता है, कोई व्यक्ति फिल्म देखता है, तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति रचना पढ़ सकता है। उसे आलोचना की क्या आवश्यकता है। यह सही है कि आलोचना के अभाव में भी रचना का अध्ययन किया जा सकता है, परंतु यहां एक बाधा भी है। हम मिठाई खा सकते हैं, परंतु मिठाई खाने वाला व्यक्ति मिठाई का आनंद तो ले सकता है, वह उस रस में डूब सकता है, परंतु शायद यह नहीं बता सकता कि यह मिठाई क्यों अच्छी है। वह उसकी बौद्धिक व्याख्या नहीं कर सकता। और विशेषकर ऐसे प्रसंगों में जहां कल्पना की अधिकता होती है, भावुकता की अधिकता होती है, इन प्रसंगों में तो यह बौद्धिक व्याख्या ज्यादा कठिन हो जाती है। जब हम कोई ऐसी फिल्म देखते हैं जिसमें हम पूरी तरह डूब जाएं, बौद्धिक व्याख्या वहां ज्यादा कठिन है। वह रचना जो हमें बहुत भावुक बना दे, वहां बौद्धिक व्याख्या कठिन है। वह फिल्म जो हमें बहा ले जाए, या तो हमारे आंसू निकलने लगे या हमारी हंसी न रुके, तालियां बजाते रहें, वहां बौद्धिक व्याख्या मुश्किल है। अधिक से अधिक एक सामान्य पाठक अपनी आत्मपरक अनुभूति को ही रख सकता है, पर आलोचना के लिए आत्मपरक अनुभूति से ज्यादा महत्वपूर्ण है वस्तुपरक अनुभूति। यह कहना कि यह रचना क्यों महत्वपूर्ण है, एक सामान्य पाठक यह अंतर, यह परीक्षा नहीं कर सकता। वह उसके मूल्यों का आकलन नहीं कर सकता। यह आकलन, यहीं पर आलोचना की आवश्यकता होती है। यहीं पे समीक्षा शास्त्र, समीक्षक उसकी सहायता करते हैं।
उसकी विवेक शक्ति को जागृत बनाते हैं, उसे मूल्यवान रचना पहचानने के लिए रोशनी देते हैं और केवल निर्णय ही नहीं बल्कि उसके रस बोध को भी गहरा और व्यापक बनाते हैं। हर कलाकृति अपने आप में जटिल होती है, उसे समझना मुश्किल होता है। रचनाकार जिस स्तर से रचना करता है, एक आलोचक को उन स्तरों को समझना होता है। तो आलोचना पाठक के रसबोध को गहन और सूक्ष्म करती है। इसे समझने के लिए यूं तो कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर देवी शंकर अवस्थी ने जो उदाहरण दिया है और उनका एक लेख है समीक्षा शास्त्र उपयोगिता का प्रश्न, आज का संवाद मुख्यतः उसी आलेख पर आधारित है। इसलिए बार बार देवी शंकर अवस्थी द्वारा लिया गया उदाहरण ही आज आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो उन्होंने बिहारी के एक दोहे को उदाहरण के रूप में रखा है। बिहारी का वह दोहा है, घाम घरीक निवारिये कलित ललित अलिपुंज, जमुना तीर तमाल तरु मिलित मालती कुंज। एक सामान्य पाठक इस दोहे का आनंद ले सकता है, पर यह भी हो सकता है कि वह समझे कि बहुत गर्मी का वातावरण है, कोई पथिक उस गर्मी में जा रहा है, कोई व्यक्ति उसे सहानुभूति करता है और कहता है कि भाई इस मालती कुंज में यमुना के निकट आप थोड़ी देर विश्राम करें। परंतु एक आलोचक इस रचना को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखता है, वह काव्य रीति के संदर्भ में देखता है, वह रचनाकार की तत्कालीन परंपराओं का अध्ययन करता है और उन रीतियों के संदर्भ में यह इंगित करता है कि इस दोहे में जो कहा जा रहा है कि एक क्षण के लिए रुक जाइए, वह संदेश किसी नायिका ने भेजा है, किसी का संदेश है। और वह जो मिलित मालती कुंज यमुना तीर तमाल तरु, यमुना नदी के किनारे, यानी वह स्थल अभिसार स्थल की निर्जनता की ओर प्रकाश डाल रहा है और इन सब के मूल में रति भाव स्थित है। और इस प्रकार एक आलोचक इस दोहे में व्याप्त श्रृंगार रस के आस्वादन की ओर संकेत करता है। तो जिस पाठक के पास यह आलोचना बोध होगा, उसका रसबोध ज्यादा गहरा होगा, ज्यादा सूक्ष्म होगा। केदारनाथ सिंह की कविता तोलस्टॉय और साइकिल अगर हम पढ़ें तो उसमें तोलस्टॉय का जिक्र है, वह साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से गिर रहे हैं और बड़े बड़े महल, बड़े बड़े आश्चर्यों का जिक्र है कि वह अब धूमिल पड़ते जा रहे हैं और साइकिल की घंटी बजती जा रही है। हो सकता है कि एक आलोचक के लिए तोलस्टॉय, साइकिल की घंटी, इन सब का अभिप्रेत स्पष्ट नहीं हो। एक आलोचक बताएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेरे गुरु सदानंद शाही ने जब इस कविता की व्याख्या की कि साइकिल की घंटी संवाद है, तोलस्टॉय छोटी छोटी चीजों का महत्व तो समझते हैं और वह साइकिल गति का प्रतीक है, तब जाकर इस कविता का महत्व प्रकाशित हुआ।
कम से कम मेरी दृष्टि में तब खुली जब एक आलोचक के द्वारा इस कविता को समझने का मौका मिला। तो एक आलोचक पाठक के रसबोध को गहन और सूक्ष्म करता है। इस प्रकार वह पाठक की सहायता करता है और रचना को समझने का एक वृहत्तर परिप्रेक्ष्य देकर वह उस जीवन को समझने का मौका देता है जो रचना के द्वारा प्रकाशित हो रही। तो साहित्य यदि जीवन की आलोचना है तो पाठक आलोचना द्वारा इस जीवन को अधिक समझ सकेगा। इस दृष्टि से भी आलोचना की आवश्यकता होती है। और केवल पाठक ही नहीं, रचनाकार के लिए भी यह आलोचना आवश्यक है। रचनाकार के सामने दो समस्याएं प्रमुखता आती हैं, अनुभूति की समस्या और अभिव्यंजना की समस्या। एक अच्छी आलोचना इन दोनों में उसे सहायता पहुंचाती है। एक आलोचक ही रचनाकार को बताता है कि उसके उपमानों का औचित्य क्या है, उसके काव्य की शक्ति क्या है। किसी रचनाकार की कोई उक्ति क्यों ज्यादा प्रभावशाली है, और इस विवेचना के द्वारा रचनाकार को बेहतर चयन में सहायता मिलती है। वह बेहतर काव्य परंपरा का अवगाहन करता है, वह बेहतर शब्दों का चुनाव करता है। यह नहीं कहा जा रहा कि आलोचना के अभाव में या एक आलोचक के बिना रचना हो ही नहीं सकती, पर यह भी कहना मुश्किल है कि यदि सजग आलोचक न होते तो रचना की दिशा क्या होती। हम जानते हैं, और इस रचना को केवल पाठकों की मति पर नहीं छोड़ा जा सकता। चाहे वह रचना किसी भी दिशा में हो, कोई फिल्म हो, कोई कविता हो, कोई कलाकृति हो सकता है कि कोई ऐसा कवि हो जो बहुत लोकप्रिय हो, परंतु साहित्यिक मूल्यवत्ता की दृष्टि से उसे महत्व न मिलता हो। कोई फिल्म हो सकती है जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो, परंतु एक सजग आलोचक उन फिल्मों को की भी अर्थवत्ता स्पष्ट करता है जो लोकप्रियता के पैमाने पर खड़ी नहीं उतरती। यदि सजग आलोचक न रहेंगे तो रचना शायद लोकप्रियता के पैमाने पर निकल पड़ेगी। सजग आलोचक रचना को एक सजग दिशा प्रदान करते हैं, जिससे बेहतर काव्य परंपरा, बेहतर रचना परंपरा का विकास होता रहता है। इस प्रकार आलोचना काव्य मूल्य निर्णय में सहायक होती है। किन प्रकार के मूल्य अपनाए जाएं रचना के लिए, और रचनाकार भी तो एक पाठक है। जिन क्षणों में वह रचना कर रहा है उन विशेष क्षणों में ही वह रचनाकार है। इसके अतिरिक्त क्षणों में वह भी एक पाठक या आलोचक है। तो एक पाठक के रूप में, आलोचक के रूप में उसे भी रचना को समझने की दृष्टि रचना शास्त्र यानी आलोचना से मिलती है। और आलोचना रचना की जटिल संकुलता एवं अर्थ स्तरों को स्पष्ट करती है। रचना बहुत जटिल होती है, एक ही समय में उसके कई अर्थ स्तर होते हैं। आस्वाद के अनुसार, रसबोध के अनुसार, विविध जीवन अनुभवों के अनुसार रचना का निर्माण होता है।
किसी रचना की एक पंक्ति दूसरी पंक्ति से सीधे मिले यह आवश्यक नहीं। पहली पंक्ति में कोई बिंब हो सकता है, दूसरी पंक्ति में दूसरी अर्थ छवियां हो सकती हैं, तीसरी पंक्ति अलग दिशा में जा सकती है। पूरी रचना को एक समग्रता में देखना होता है। आलोचना रचना की इस जटिल संकुलता एवं अर्थ स्तरों को स्पष्ट करती है। एक पॉलिश दार्शनिक है रोमन इंगोडेन। उन्होंने रचना के इन जटिल स्तरों का संकेत किया है। उनके अनुसार सबसे पहला स्तर किसी रचना में वर्ण संयोजना का होता है। इस पहले स्तर पर अर्थ की इकाइयों का दूसरा स्तर उदित होता है। यानी हर शब्द का एक अर्थ होता है और प्रसंगों के अनुसार वे अर्थवान शब्द इस प्रकार मिलते हैं कि उनसे वाक्य का संगठन खड़ा हो जाता है। वाक्यों का यह संगठन तीसरा स्तर है। अर्थात इसी स्तर पर दृश्य, घटना, पात्र, वातावरण आदि का विकास होता है और फिर ये घटनाएं, पात्र आदि एक विशेष दृष्टि बिंदु से देखे जाते हैं जो रचना का चौथा स्तर है। और अंतिम स्तर पर उन्होंने दार्शनिक गुणों की चर्चा की है कि एक रचना पवित्र है या उदात्त है, भयावह है या त्रासद है। ये सब बातें इस स्तर पर तय होती हैं। यानी कोई भी रचना बहुत जटिल होती है। आलोचना इस जटिलता को समझने की दृष्टि प्रदान करती है। वह रचना का समीपी अध्ययन करती है। एक रचना के अनेक स्तर, उनके उप स्तर, उनके आपसी जटिल संबंधों को आलोचना स्पष्ट करती है। यानी आलोचना के बिना रचना का वास्तविक महत्व समझना मुश्किल है, क्योंकि रचना आलोचना का समीपी अध्ययन करती है, बहुत नज़दीक से उसके सौंदर्य बोध और जीवन बोध को स्पष्ट करती है, जिससे उस रचना को समझने में आसानी होती है। तो एक अच्छी आलोचना और रचना के मध्य संपृक्ति होनी चाहिए। रचना और आलोचना अलग अलग नहीं चल सकते। जैसा कहा गया कि काव्य की सृजन प्रक्रिया अनेक मुखी होती है। कवि एक ही साथ, एक ही मुहूर्त में बहुत सारी प्रेरणाओं को ग्रहण करता है। कई भावसूत्र उसके हृदय में आते हैं। उन भावनाओं को वह अपने विचार से एक आकार देता है। कुछ भावनाओं को छोड़ता है, कुछ को काटता छांटता है। फिर उसके बाद अपनी कल्पना के माध्यम से उन भावनाओं को देखता है। कल्पना के योग के बाद जब अभिव्यंजना की बारी आती है, तो उस विचार, भावनाओं और कल्पना के योग से जो कुछ उसके अंदर बनता है, उसको वह एक बिंब विधान में बांधता है, उसको एक भाषा का रूप देता है और इस प्रकार उस अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है और वह रचना के माध्यम से उस अनुभूति को संप्रेषणीय बनाने का प्रयास करता है। एक आलोचक को रचना के इन सभी स्तरों को समझना होता है। यदि आलोचना केवल बिंबों की मोहकता का ध्यान रखे, फिर भी वह आलोचना एकांगी होगी। केवल भाषा की विशिष्टताओं का अनुशीलन करे, फिर भी वह रचना एकांगी होगी। केवल विचारों या दृष्टिकोण की ही समीक्षा करे कि अभिव्यंजना पर ध्यान न हो जाए और केवल विचार महत्वपूर्ण हो, उसके लेखक के दृष्टिकोण की बात हो, वह रचना भी, तब भी वह आलोचना एकांगी होगी।
यानी आलोचना और रचना के मध्य संपृक्ति होनी चाहिए। जिन स्तरों से रचना का निर्माण हुआ है उन सभी स्तरों का समीपी अध्ययन आवश्यक है, तभी जाकर आलोचना वह कार्य कर सकती है जिसकी उससे अपेक्षा है। तो एक आलोचना उस रचना को समझने के लिए पाठक, रचनाकार सबकी सहायता करती है और इनके बाद एक ज्ञान के रूप में भी आलोचना का अपना महत्व है। आलोचना के द्वारा किसी रचना की पृष्ठभूमि, किसी रचना काल के सामाजिक वास्तविकताएं, ऐतिहासिक संदर्भ, दार्शनिक जीवन की विविध हलचलें, इन सब का पता चलता है। तो ज्ञान के एक क्षेत्र के रूप में भी आलोचना अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखना यह है कि आलोचना इन कुछ वस्तुपरक सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़े। किसी रचना का मूल्यांकन करने के लिए केवल आत्मपरक अनुभूतियां न हो। समस्या यही आई कि इस युग के परिवर्तन के साथ साथ आलोचना के मान बदलते गए और व्यक्तियों के बदलने के साथ साथ भी आलोचनाओं में परिवर्तन हुआ। कई दफा तो एक ही लेखक के बारे में विविध आलोचकों की इतनी विविध सम्मतियां हैं कि कई दफा आलोचना पर संदेह हो जाता है। प्रसिद्ध आलोचक आई.ए. रिचर्ड्स ने कहा था कि काव्यालोचना के सिद्धांत निर्माण में उतनी भी सावधानी और गंभीरता नहीं बरती गई जितनी कि पोल जंपिंग जैसे साधारण खेल के नियम बनाते समय। यानी हर व्यक्ति अपने तरीके से आलोचना करता चला गया। आलोचना की यह सीमा हो सकती है। युग परिवर्तन के साथ आलोचना के मान बदलते हैं। व्यक्तियों के बदलने के साथ आलोचना की पद्धति में बदलाव आता है। कुछ लेखक किसी युग में ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं, कुछ लेखक किसी युग में उपेक्षित हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी लेखक होते हैं जो हर कसौटी पर खड़े उतरते रहते हैं। आलोचना रचना के साथ साथ अपने आप को विकसित करती रहे, यह आलोचना के लिए भी आवश्यक है और पाठकों के लिए, परंतु इस आलोचना में एक सुस्पष्टता होनी आवश्यक है। आलोचना पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठते रहेंगे। 1957 में इलाहाबाद में जो साहित्यकार सम्मेलन हुआ था, वहां यशपाल ने आलोचना को बिल्कुल निस्सार बताया। धर्मवीर भारती जैसे रचनाकार ने भी यशपाल का समर्थन करते हुए कहा कि आलोचना बिल्कुल निस्सार है। तो उस समय देवी शंकर अवस्थी ने कहा था कि समीक्षा की अनिवार्यता और उपयोगिता पर मेरा विश्वास है। एक पाठक के रूप में हम लोगों को भी लगता है कि जब तक रचना की अनिवार्यता बनी रहेगी तब तक समीक्षा की भी अनिवार्यता और उपयोगिता बनी रहेगी। आशा है आपने आज के संवाद का आनंद लिया होगा। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।